नमस्कार दोस्तों, आपका KKGS एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके सामने सीरीज एक शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए RO और ARO और आपके जो PCS का एग्ज़ाम है UP PCS या बिहार PCS। बिहार PCS की 1900 प्लस वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से 200 पोस्ट आपकी SDM की हैं। एक BPSC को लेकर एक हम चार्ट का मतलब सही तरीके से बताएंगे कितनी वैकेंसी किस किस चीज़ की आई हुई है और कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम आपके लिए ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो भारत का भूगोल सामान्य परिचय है। ये आपके वनडे एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम और SSC के एग्ज़ाम और PCS के एग्ज़ाम जो भी फैक्ट पूछे जाएंगे और अदर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम अगर पूछा जाएगा और भारत का भूगोल हर किसी में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और RO के लिए और PCS के लिए कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो अब शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। हमने थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, मैप के द्वारा समझेंगे और बाकी चीज़ों को हमने इसमें लिख रखा है, उसे समझते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा एक मैप है जिसमें क्षेत्रफल के अनुसार इसमें सारे देश दिए हैं। तो समझाते हैं कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश आपका है रूस, जिसे पहले सोवियत संघ USSR बोलते थे। फिर उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे दूसरे नंबर पर था आपका कनाडा। एक इसकी ट्रिक भी आती है, रुक चीन अब आया भारत। तो आप एक एक शब्द को तोड़कर और एक एक शब्द का सेंस लगा सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे अगर रुक, तो इस तरह से हम लिखेंगे रुक, तो रूसो हो गया आपका रूस, और क्या हो गया तो आपको हो गया कनाडा। अब इसके बाद जो है हम लिख सकते हैं रुक, हम एक बार ट्रिक लिख लेते हैं एक साइड को और उसके बाद उसका उच्चारण करते हैं आराम से। रुक चीन अब आया भारत, इस तरह से आप लिखना और एक एक शब्द को तोड़ना। फिर से के बाद आता है मतलब रुक चीन, फिर चीन आया तो आपका चौथे नंबर पर आएगा संयुक्त अमेरिका, फिर आपका चौथे नंबर पे आपका चीन। ठीक है, अगर इसमें तिब्बत का क्षेत्र इंक्लूड किया जाता है तो अदर हिस्सा अलग ही हो जाता है। ठीक, 4 नंबर पर चीन, 5 नंबर पर आपका ब्राज़ील, ठीक, 6 नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया जो इधर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अपना प्यारा देश। कभी कभी 8वें नंबर का भी पूछ लिया जाता है, तो 8वें नंबर का देश वो है आपका अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। 8 के बाद 9वें नंबर पर जो देश आता है वो है कजाकिस्तान, और एक अल्जीरिया है जो आपके 10वें नंबर पर आता है। ये क्वेश्चन UPSC के बैक ईयर में देखा था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है अफ्रीका महाद्वीप का वह कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। तो वो है अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब देखते हैं अपने चैप्टर के अनुसार हमें भारत के सामान्य परिचय में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। तो यह भारत का क्षेत्रफल, तो यह भारत का जो क्षेत्रफल है वो है भारत किस क्षेत्र के अनुसार कौन से जोन में पड़ता है, हम उसे देखते हैं। तो भारत जो है दक्षिण एशियाई देश है। किस संदर्भ में, अगर हम सारी पृथ्वी को देखें मैप के अनुसार इस तरीके से, तो भारत जो एशिया के अनुसार है वो दक्षिण के साइड में है। ठीक है, तो भारत दक्षिण एशियाई देश है। और अगर देखें इसका अक्षांशीय कौन सा है, तो वो है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर देखें तो इसका देशांतरीय अवस्थिति तो वह पूर्वी गोलार्ध में। तो बोलते हैं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत के ये पॉइंट पूछे जाते हैं तो वो होता है आपका नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश जरूरी है। इधर होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25
पूर्वी देशांतर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे। आपका नीचे है अक्षांशीय विस्तार, जो मैंने आपको अभी बताया था। अक्षांशीय विस्तार भारत का, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल के अनुसार अभी हमने आपको बताया था, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पर अपना प्यारा देश भारत। 26 जनवरी 2023 को भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और हमारा 29वें नंबर का राज्य जो था वो था तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 राज्य बना दिए थे। एक को नाम दिया जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। उसके बाद हमने एक दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को एक कर दिया। उसके बाद हमारे जो यूटी हो गए वो 8 हो गए। भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 3287 तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय भाग का लगभग 2.4% स्थित भारत में है। अगर जनसंख्या के अनुसार देखें तो वो 17.5 भारत में निवास करती है। देखो, अभी आपको हमने भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और इधर को बताया था। इस तरह से हम इसके बिंदु भी याद कर सकते हैं। जो भारत का उत्तरी बिंदु है यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पर, तो वो है इंद्राकोल, जो लद्दाख में स्थित है। और जो आपका दक्षिणी बिंदु है मध्य भूमि का, तो वो आपका मतलब मुख्य भूमि बोलते हैं, या भूमि के इस भूमि पर जो स्थित है वो है आपका कन्याकुमारी, अथवा इसे कैप कैमोरिन भी बोलते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर हम इसे दूरस्थ बिंदु देखें तो वो आपका है 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इसी तरह से आपका है गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट बिंदु है, जो आपका गुजरात में स्थित है, जिसे गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपका 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी बिंदु है, जिसे कीबीथू के नाम से जानते हैं, और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो भारत का उत्तर से लेके दक्षिण में, जो उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है, मतलब ऊपर से लेके और इधर की साइड नीचे तक जो भारत का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से लेके मतलब गुहार मोती से और कीबीथू तक जो भारत की मुख्य भूमि हो गई, उसका कितने से कितने किलोमीटर तक भारत की भूमि है, तो वह 2933 किलोमीटर। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के गाँवों की संख्या देखें तो वह 640,932 गांव भारत में स्थित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना आप सभी लोगों को पता है 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जनसंख्या नहीं हुई है। अब ये जनसंख्या देखो कब होती है, तो अभी हमारे भारत में जो भी आंकड़े दिखाए जाते हैं या लागू होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आंकड़े चलाए जाते हैं। भारत उष्णकटिबंधीय विस्तार जो है भारत का, वो 23 डिग्री 23 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है, क्या समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? नहीं, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न तरह की सर्दी और गर्मी और बरसात जैसी ऋतु पाई जाती हैं। जैसे नैनीताल या शिमला और लद्दाख अलग अलग तरह के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत में स्थित हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी मतलब अक्षांश। भारत के जो अक्षांश हैं उसे देखते हैं। जो अक्षांश भारत के होंगे तो वो है विश्व पे देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम भारत की बात करेंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है वो आपकी होती हैं 89 अक्षांश खींची गई हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में है वो 89 अक्षांश है, और दक्षिणी अक्षांश भी आपके 89 अक्षांश ही हैं। और जो बीच वाला अक्षांश जो सबसे बड़ा अक्षांश बोलते हैं, जिसे
विषुवत रेखा या शून्य डिग्री रेखा भी बोलते हैं या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये आपकी 1 होती है। तो ये सारे मिलाकर अक्षांशों की संख्या 179 कुल अक्षांशों की संख्या कहलाती है। ठीक है। और ये आपका उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाले अक्षांश जो लास्ट बिंदु होता है उसे हम गिनती नहीं करते हैं। कोई कोई किताब ऊपर 90 दिखाती है और नीचे 90 दिखाती है, तो इस हिसाब से बीच वाले का के 181 अक्षांश दिखाती है। बहुत बुकों में यह दिया हुआ है। ठीक है। फिर हम जो इस चीज़ को देखते हैं, आपके जो ये प्रधान यामोत्तर रेखा है, जो ग्रीनविच लाइन है, जो लंदन से गुजर रही है। ठीक है। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। इसके पश्चिमी देशांतर रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा इसके साइड से खिंची हुई होती हैं। सही है। अगर हम इसके इन रेखाओं को काउंट करते हैं तो ये 181 होगा। ठीक। फिर देखते हैं हम अब अक्षांश जो भारत में स्थित हैं। ठीक है। मतलब जो भारत में कैसे कैसे इसकी अवस्थिति है। यह पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। जैसे हम ये अक्षांश जा रहे हैं, इसकी हम कोणीय दूरी नापते हैं तो इसे ये कोण बन गया। अगर ये 20 डिग्री या 90 डिग्री का कोण बना तो इसकी जो अक्षांश से मापी गई दूरी कोणीय दूरी कहलाती है। ठीक है। यह काल्पनिक रेखा होती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। आपको नोट्स में दिख रहा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। अक्षांश को अंश मिनट सेकंड में दर्शाया जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट कुछ सेकंड, इस तरह से अंश मिनट सेकंड में अक्षांशों को दर्शाया जाता है। जैसे भारत में है भारत एवं कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है। क्या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन सा मतलब कितनी डिग्री रेखा इसे बोलते हैं? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। जो कर्क रेखा है अपनी, वो शुरुआत करती है आपके गुजरात राज्य से करती है। फिर उसके बाद ये गुजरात, राजस्थान के बाद आपके मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से गुजरती है। अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें बहुत से मतलब शहर पूछे जाते हैं। क्या मतलब कर्क रेखा के पास में कौन सा शहर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची इसी के पास में स्थित है। ठीक है। ये आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर हम इधर उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो ये आपका यह है ग्लोब, यह आपका उत्तरी अक्षांश, इसे उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और जो बड़ी वाली आपकी रेखा होती है जो रेड कलर में आपको दिख रही होगी, वो जीरो अक्षांश भी कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। और नीचे वाला आपका दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। अब जो इनमें जो अक्षांशों के बीच में दूरी होती है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो दूरी है एक अक्षांश की दूसरे अक्षांश के में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है। ये ऊपर वाले अक्षांश को नीचे वाले अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 11 किलोमीटर होती है। आपको नीचे दिया हुआ है। और जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को आपको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। अब आपका ये है आपका महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की स्थिति। और जो भारत के जो महत्वपूर्ण भारतीय राज्य हैं उनकी स्थिति दे रखी है अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। जैसे आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है, मतलब जब बिहार झारखंड नहीं टूटा था तो पूछा जाता है जब बिहार का मतलब बिहार से ही तो झारखंड निकला है सन 2000 में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें झारखंड ऑप्शन में नहीं होता है।
अब तो खैर नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें बिहार पूछा जाता है। तो किसी किसी में बिहार भी ऑप्शन में आता है तो बिहार लगा देना अगर ब्रैकेट में होता है तो, ठीक है। भारत के कर्क रेखा 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। यह भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। अब आपको दिखाते हैं जो अक्षांश किस तरह से बताए जाते हैं। तो आपका जो इसमें दे रखा है ये 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये है गांधीनगर, अगरतला, और अगरतला का कितना अक्षांश है 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर का 23 डिग्री 19 मिनट। अब ये 30 है, 23 को इसमें से डिवाइड करोगे 23, तो 23 का पूरा चला जाएगा। अब 30 में से आप 19 करोगे तो जो भी निकल के आएगा वो आप देखना कितना आया। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा अक्षांश कितने पास में है। तो उसी तरह से आप 23 डिग्री 30 मिनट के जो भी पास में होगा वो कर्क रेखा के नज़दीक स्थित होगा, ठीक है। तो ये सारे अक्षांश दे रखे हैं और जो जितना दूर है वो उतना ही दूर अक्षांश से होगा, मतलब कर्क रेखा से दूर स्थित है या इसकी अवस्थिति बनती है। अब यह भारतीय मैप, अब जो यह है दिल्ली, जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी क्योंकि सूर्य के उत्तरायण में स्थित होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। आप सभी को पता है जून माह में जो अवधि है वह अधिकतम बढ़ती जाती है क्योंकि सूर्य उत्तरायण स्थिति में होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में जितने भी दिनों की अवधि होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये आपका है कर्क रेखा जो निकली है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, जैसे ये नदी है आपकी, कर्क रेखा नदी इस तरह से अगर गुजर रही है तो आपको ये कौन सी नदी है जो 2 बार काट रही है, मतलब एक इधर से जा रही है फिर एक इधर को घूम के आ रही है। सीधे सीधे शब्दों में पढ़ा जा रहा है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है फिर दोबारा आती है, तो वो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह से एक लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह से कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपके यहीं समाप्त होते हैं। जो नदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ऐसे करके अगर कुछ भी पूछा जाए कौन सी नदी कितने बार काटती है, तो ये तीनों नदियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ ये दे रखा है, देशांतर रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जाती है, ठीक। अगर हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं की दूरी जो है बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा, जो आपकी विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम जो दूरी होती है 111.33 किलोमीटर होती है। अब आपका ये है आपका देशांतर भी कहा जाता है, मतलब देशांतर रेखा है आपकी जो ये गुजर के आ रही है, ये जो आपकी ये देशांतर रेखा है ये दिखा रहे हैं किस किस देश से निकल कर आ रही है। तो ये ग्रीनविच शहर से तो आ ही रही है, लंदन के, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी, देखो, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा है आपका अल्जीरिया, 5वां है आपका माली, 6 नंबर है आपका बुर्किना फासो, 7 नंबर है आपका घाना और 8 नंबर है टोगो। ये आपने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये आपके 8 देशों से होकर गुजर रही है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब ये भारत के संदर्भ में देखते हैं, ये भारत के संदर्भ में कैसे कार्य करती है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है उसके लिए एक ये चार्ट है, भारतीय मैप। भारतीय ये जो रेखा गुजर रही है 82.5 पूर्वी देशांतर, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है और
किस टाइम से किस जोन में स्थित है और भारत में कितने टाइम जोन स्थित हैं और कितने टाइम जोन की ये बात चल रही है और कितना कितना अंतर है। इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखते हैं। अब ये 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मतलब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर भी पूछा जाता है और नैनी भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पहले देखते हैं राज्य कौन कौन से हैं। तो वो पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर यह 82.5 पूर्वी देशांतर भारत से गुजरता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो भारत का मानक समय और मतलब ग्रीनविच और भारत के मानक समय में कितना अंतर है। तो वो है 5.5 घंटे आगे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारत से। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जो भारत में मतलब अगर 5 बजे 5 AM सूर्य उदय होता है और गुजरात में सूर्योदय किस समय होगा। तो जो भारत में ही इसका अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है। अगर 5 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो 7 बजे गुजरात में होगा। 2 घंटे का अंतर है, इसीलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ के लोग एक एक्स्ट्रा टाइम जोन की बात कर रहे हैं। तो भारत में एक टाइम जोन की मांग चल रही है। अब देते हैं भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है। ये क्वेश्चन हैगा, आपको समझाते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे दोपहर के 10 बजे तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय मान क्या होगा। IAS 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये है 92 है, इसे माइनस करते हैं 82.5 में से, तो ये आता है 9.5। 9.5 का मतलब 1 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट। 9 डिग्री में इसका गुणा मारना तो ये बटेगा 38 मिनट। 38 मिनट होने के बाद ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। 38 मिनट, तो इसे डिवाइड करने के बाद अब 38 मिनट आपका यहाँ आएगा। देखो सही से, ये 38 आने के बाद आपको होगा 10:38 शिलोंग का सही स्थानीय समय होगा। ठीक है, 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय 10:30 के आसपास होगा। और जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो हुआ 10:38 शिलोंग का स्थानीय समय। अब देखो एक फैक्ट और जानते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जो ग्रीनविच है वो हो गया आपका, भारत में अगर 7:30 AM इंडिया में हो रहे हैं तो 5.5 घंटे का अंतर है। तो वो इंग्लैंड में समय कितना होता है, मतलब 2 बज रहे होंगे और 2 बजते हैं उस समय। तो वो लोग आराम से नींद निकाल रहे होते हैं और हम लोग सोकर उठ जाते हैं। अगला फैक्ट आपको ये बता ही दिया है, क्या ये 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब देखो IAS 2018 में कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित होगा। अब आपको बताएं, देशांतर रेखा मतलब ग्लोब, एक अपनी ग्रीनविच और ये देशांतर। अब आपको ये दिखा है, ये आपका दिल्ली, ये पॉइंट जो लगा रहा हूँ ये दिल्ली है। अब दिल्ली के समीप जो आपके शहर दे रखे हैं इस तरह से, ये मैप छोटा है, सही से दिखाई देखते हैं नहीं दे रहा। तो ये इस तरह से जो सीधे सीधे सामने दिखाई देगा वो आपको बेंगलुरु। आप देखना आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके भारत के दूरस्थ बिंदु, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अब एक बार चार्ट पर देखते हैं। यह है आपका इंडिया का मैप। 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका एक भारतीय बिंदु है, जो भारत की भूमि है ना, मतलब इन्हीं बिंदुओं के सहारे भारत की भूमि स्थित है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट पर जो भारतीय भूमि, उसका जो आखिरी बिंदु है, जो सीमा है भारत की मुख्य भूमि की, मध्य भूमि की, तो उसका उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कोल, जो सियाचिन लद्दाख में स्थित है। अब आपका इसी तरह से 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका है
कन्याकुमारी में। अब कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। यह मुख्य भूमि पर स्थित है, मतलब ये भारत की मुख्य भूमि तक स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार में, मतलब दक्षिणी अंडमान में इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और उसका अगर पॉइंट पूछा जाए तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट। इसी तरह से आपका है पश्चिम में, वो है गुजरात राज्य में, और वो है 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती जो गुजरात में है। इसी तरह से आपका पूर्वी बिंदु हैगा जो किबुतु है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट ये आपको बना के रखा है। इंद्रकोल इंद्रकोल उत्तरी है, कन्याकुमारी मुख्य भूमिका दक्षिणी है, गुहार मोती पश्चिमी है और किबुतु आपका पूर्वी बिंदु है। अब देखो इसी तरह से जो ये निकल के आया एक फैक्ट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक साथ कहाँ मिलते हैं? ये तमिलनाडु कन्याकुमारी के नीचे मिलते हैं, ठीक है। और 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक। और ये एक क्वेश्चन है IAS 2007 का, ठीक है, जो इसका आंसर लखनऊ है। इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है, पूछा है सबसे पूर्व में स्थित कौन सा शहर है? सबसे पूर्व में। अब ये अकॉर्डिंग अक्षांश के, ठीक है, तो सबसे पूर्व में स्थित कौन सा शहर है? तो ये लखनऊ। ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे कर ले जाओगे। इसी तरह से आपका यह है भारत के सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश देखते हैं आपके सीमावर्ती देश में कौन सा है? सारे जो देश हैं भारत के आसपास, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, और जो आपके श्रीलंका है नीचे, मगर मुख्य भूमि से तो नहीं है मगर समुद्री सीमा लगाता है, म्यांमार है इधर, और इधर मालदीव है। तो इसे देखते हैं एक बार अपने सही से। ये आपका हमने यहाँ बनाया है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन देश सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कितनी भूमि लगती है इसके साथ, तो वो देखते हैं। तो यह सीमा लगभग सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो भारतीय राज्यों से 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल राज्य से लगता है, असम राज्य से लगता है, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के साथ सीमा बनाता है। उसी तरह से आपका जो चीन है वो भारत से 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो सबसे ऊपर लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और AP मतलब अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसी आधार पर आपका ये भारत का मैप है, इस तरह से ये ऊपर से नीचे तक आ रहा है। तो यह है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान के बाद आपका है गुजरात। ये भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन? पाकिस्तान, ठीक है। और इसी सीमा को आपको रेड क्लिफ सीमा भी बोलते हैं, ठीक। अगला फैक्ट देखते हैं, जो नेपाल के साथ जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये आपका नेपाल के साथ जो भारत की सीमा 1751 किलोमीटर मतलब 1751 किलोमीटर की सीमा साझा है। अब ये आपका नेपाल है, तो यह उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है। उसके बाद देखते हैं आप ये आपका अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो है आपकी सबसे कम भारत देश सीमा साझा करता है, तो वो है 106 किलोमीटर मात्र। ये कितनी है? 106 किलोमीटर, वो भी लद्दाख UT सीमा साझा करता है। और इसकी सीमा रेखा को जो बोला जाता है वो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आधार पर नीचे है आपका भूटान से 699 किलोमीटर 699 किलोमीटर
राज्य सीमा साझा करते हैं और भूटान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो एक आपका पश्चिम बंगाल, एक आपका सिक्किम, एक आपका असम और एक आपका एपी अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं। उसके बाद है आपका इधर म्यांमार के साथ जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं वो करते हैं 1643 किलोमीटर, मतलब 1643। ठीक है, यह आपका म्यांमार के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, अब आपके कुछ जो फैक्ट है थोड़े बहुत वो देखते हैं। इसमें है लद्दाख के साथ जो है कौन कौन सा देश लगा हुआ है? लद्दाख के साथ जो भारतीय राज्य यूटी है उसके साथ कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। उत्तराखंड के साथ चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये सीमा साझा करते हैं। उसके बाद सिक्किम के साथ चीन, नेपाल और भूटान। असम के साथ बांग्लादेश और भूटान देश सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन, म्यांमार और भूटान। मिजोरम के साथ बांग्लादेश और म्यांमार देश सीमा साझा करते हैं। अब ये एक है आपका पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा के साथ करता है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर मिजोरम, पाँचवें नंबर पर असम। अब ये तो हो गया आपका। तो अब इसके जो देश दे रखे हैं कुछ आपको मैंने बताए थे और कुछ यहाँ देख लेते हैं। तो ये इस आधार पर है। भारत और जो चीन की सीमा रेखा है दो देशों के बीच में, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं हम मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और आपको जो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। और अफ़गानिस्तान की जो मैंने अभी आपको बताया था उसे बोलते हैं डूरंड सीमा रेखा। ये सीमा रेखा के नाम से जानी जाती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? एक बार ऊपर बताया था, एक बार फिर देखते हैं। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ 3488 किलोमीटर भारतीय सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य, 2 यूटी और 3 राज्य राजस्थान, पंजाब और गुजरात सीमा साझा करते हैं। और ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये 33-23 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। इसी आधार पर म्यांमार हो गया। और आपके भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम। तो आपको अगर बीच की याद नहीं रहती हैं तो बांग्लादेश वाली और भूटान वाली ये दो याद रखनी है। बांग्लादेश वाली 4096.7 और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा याद रखनी है आपको। तो ये सीमा साझा कितनी करते हैं? सारी 15,106.7 किलोमीटर। ये आपका भारत का कुछ पॉइंट आपको बताए थे। इसी तरह से आपको हम आगे कराएंगे भारत के जलीय क्षेत्र। भारत के जलीय क्षेत्र में क्या होता है? प्रादेशिक सीमा होती है आपकी, और संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र। अब जो आपके ये होते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, ये तट रेखा होती है आपकी। इसके मैप लगा के अच्छे आराम से समझाएंगे। तट रेखा, इसे 12 नॉटिकल मील, जिसमें संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार भारत को होता है। संलग्न क्षेत्र, ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक होते हैं, यहाँ पूर्ण अधिकार होता है। सही है, मतलब नॉटिकल मील के मध्य होते हैं। और अन्य आर्थिक क्षेत्र जो 24 रह गया और उससे 200 नॉटिकल मील, यह भारत का सागरीय जल शक्ति और खनिज संपदा के दोहन का अधिकार है। ठीक है,
और इस तरह से हम पढ़ेंगे भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो स्थित दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जो है, जैसे पाक जल संधि, पाक की खाड़ी, पम्बन द्वीप, आदम ब्रिज और मन्नार की खाड़ी। और जो भारत का भी सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, भारत के महत्वपूर्ण चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल हो गया, जैसे आपका 9 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया। जैसे आपको एक बताते हैं, 10 डिग्री चैनल जो है आपका 10 डिग्री चैनल ये हो गया आपका इस तरह से, ये 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार द्वीप हैं, इन दोनों के मध्य है। इसी तरह से 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। इसी तरह से आपका 8 डिग्री है जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। तो आप हमारे के जी एस अकेडमी के साथ जुड़ जाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आप इसमें हम लिंक लगा देंगे अपने व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, उस पर साथ लग सकते हैं। और आपको घटना चक्र का PYQ करना है तो आपको हम एक ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल का भी इसमें लिंक साझा कर देंगे, उसे ज्वाइन कर लेना। उस पर इतिहास की क्लास बहुत शानदार चल रही है, जो RO स्पेशल इतिहास, उस पर आपके सुखदेव मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं और आपको ज्योग्राफी के लिए प्रताप सर पढ़ा रहे हैं। ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल हम इसी पर लगा देंगे आपके, जहाँ पर आप कमेंट करोगे ऑफलाइन क्लास पूरी देखने के बाद तो आपको सब कुछ यहीं मिल जाएगा। और PDF प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। इसी PDF को आपको इसी तरह से पूरा ग्रुप में दे देंगे। मिलते हैं अब जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।